रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना में हमने थ्योरी बहुत पढ़ लिया। अब बारी है क्वेश्चंस करने की। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन। मैं प्रिया सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में, जहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन, सिग्मा तथा पाई आबंध तथा VSEPR सिद्धांत पर कुछ प्रश्न। हम पहले प्रश्न को देखते हैं। पहले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि यहां पर कौन से कक्षक सिग्मा आबंध नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि सिग्मा आबंध कैसे बनता है। यहां पर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, एक्स अक्ष को अंतरनाभिकीय अक्ष बोला गया है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोला गया है, और सिग्मा आबंध। मैं यहां पर आपको दिखाना चाहती हूं कि यहां पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका सिग्मा आबंध, दूसरा है आपका एक्स अक्ष, जिसे हम अंतरनाभिकीय अक्ष मानते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं यहां पे कौन सा ऑप्शन सिग्मा आबंध नहीं बनाएगा। पहले हम देखते हैं एस कक्षक पी कक्षक के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एस कक्षक ऐसा दिखता है, पी कक्षक ऐसा दिखता है। यहां पर ये px, py और pz को रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि अंतरनाभिकीय अक्ष होता क्या है। तो अंतरनाभिकीय अक्ष में आपको यहां पर बताना चाहती हूं कि ये जो यहां पर आप z एक्सिस देख रहे हैं, यहां पर हमारा z एक्सिस आपका अंतरनाभिकीय अक्ष कहलाएगा। ठीक उसी तरह अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पर आपके लिए px, यहां पर x एक्सिस आपका अंतरनाभिकीय अक्ष है, यहां पर z आपका अंतरनाभिकीय अक्ष है। यहां पर भी हम बोल सकते हैं कि x एक्सिस आपका अंतरनाभिकीय अक्ष है। मतलब यहां पर हमें x अक्ष को कंसिडर करते हुए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहां पे हम सबसे पहले देखेंगे कि धनात्मक अतिव्यापन क्या होता है। धनात्मक अतिव्यापन क्या होता है। हम जानते हैं कि हमारा p कक्षक यानी जिसे हम p ऑर्बिटल बोलते हैं वो ऐसा दिखता है। यहां पर हम पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं और नीचे नेगेटिव साइन का। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है फेज। यहां पर मैंने आपको रंगों के माध्यम से दिखाया है, नीला रंग और यहां पर हल्का हरा रंग। यहां पर आप बोल सकते हो कि जो नीला रंग है उसे हमने पॉजिटिव साइन लिया है और हरे रंग को हमने नेगेटिव साइन लिया है। जब दो पॉजिटिव साइन वाले एक साथ अतिव्यापन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का ओवरलैप यानी अतिव्यापन होगा। इसे हम बोलेंगे धनात्मक अतिव्यापन। और साथ ही साथ यह सिग्मा आबंध भी है, यह साथ ही साथ सिग्मा आबंध है। यहां पर दो कक्षक हेड ऑन ओवरलैप कर रहे हैं, सिरेवार अतिव्यापन कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, धनात्मक अतिव्यापन और साथ में ही ये सिरेवार अतिव्यापन है जिसे हम सिग्मा आबंध बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहां पर आपको जो मैं अतिव्यापन दिखाने जा रही हूं, यह पॉजिटिव, इसको लिया नेगेटिव, और यहां पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां पर इस तरह के अतिव्यापन को हम ऋणात्मक अतिव्यापन बोलते हैं, ऋणात्मक अतिव्यापन बोलते हैं। अब यहां पर देखिए, क्या यहां पर अतिव्यापन पॉसिबल है? क्या यहां पर अतिव्यापन पॉसिबल है? px और py के बीच में यहां पर आप देख सकते हो कि अतिव्यापन पॉसिबल नहीं है। यहां पर अतिव्यापन पॉसिबल नहीं है। इस तरह के अतिव्यापन को हम शून्य यानी जीरो अतिव्यापन बोलते हैं। ये बात भी हमें समझ में आ गई। यहां पर अतिव्यापन कैसे संभव है देखते हैं। इसको हमने प्लस साइन, नेगेटिव साइन, यहां प्लस और नेगेटिव, जब इन दोनों के बीच में अतिव्यापन होगा इसे हम बोलते हैं पैरेलल ओवरलैप। हम इसे बोलते हैं पैरेलल
ओवरलैप यानी साइड वाइज ओवरलैप। यहां पर बनेगा हमारा पाई आबंद, यहां पर बनेगा हमारा पाई आबंद, यहां पर बच्चों बनेगा पाई आबंद। तो यहां पर हमने क्या देखा, इस तरह के आबंद को हम बोलते हैं पाई आबंद। यहां पर मैं आपसे अगर पूछूं कि बताइए अंतरनाभिकीय अक्ष क्या है, यहां पर मैं आपसे पूछूं कि बताइए अंतरनाभिकीय अक्ष क्या है, तो आपको बोलना है कि एक्स अक्ष यहां पर हमारा अंतरनाभिकीय अक्ष है। यहां पर अपने प्रश्न के पास वापस लौटते हैं। हमें बोला गया था प्रश्न में कि एक्स अक्ष को अंतरनाभिकीय अक्ष मानते हुए प्रश्न को सॉल्व करिए। तो 1s को लिया और px को लिया, 2px। यहां पर इन दोनों का जब अतिव्यापन होगा तो यहां पर हमें मिलेगा सिग्मा बॉन्ड, यहां पर हमें मिलेगा सिग्मा बॉन्ड। यहां पर आप देख सकते हो सिरेवार यानी हेड ऑन ओवरलैप है, यहां पर सिरेवार यानी हेड ऑन ओवरलैप है, हेड ऑन ओवरलैप। नेक्स्ट देखते हैं 2py। क्योंकि हमने एक्स अक्ष को अंतरनाभिकीय अक्ष माना है, क्योंकि हमने एक्स अक्ष को अंतरनाभिकीय अक्ष माना है, इसलिए यहां पर py रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ अतिव्यापन करेंगे तो यहां पर पाई बॉन्ड यानी पाई आबंध का निर्माण होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए, यहां पर पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। आपसे प्रश्न में यही पूछा गया था कि बताइए कि कहां पर सिग्मा आबंध का निर्माण नहीं होगा। हम 1s को लेते हैं और 2s को लेते हैं, इन दोनों के अतिव्यापन से हमें सिग्मा बॉन्ड यानी सिग्मा आबंध मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर इस प्रश्न को हमने अच्छे से समझा, अच्छे से किया, तो इसका आंसर क्या होगा आप बता सकते हो। यहां पर आंसर होगा ऑप्शन, यहां पे सी यानी आपका ग। यहां पे 2py के ओवरलैप से पाई बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, क्योंकि हमने अपना अंतरनाभिकीय अक्ष एक्स अक्ष को कंसिडर किया है। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर ये x है, यहां पर हमने ऐसे करके p ऑर्बिटल को ड्रॉ किया और इसे हमने y माना और हमने इस तरह के p ऑर्बिटल को ड्रॉ किया, तो अगर मैं पूछूं कि बताइए यहां पर अंतरनाभिकीय अक्ष क्या है, तो आप बोलोगे x, और अगर मैं इस दूसरे डायग्राम के लिए पूछूं तो आप बोलोगे अंतरनाभिकीय अक्ष यहां पर y है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आपसे बोलना चाहता है, यहां पर नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कितने सिग्मा और पाई आबंध होंगे, आप जरा बता दीजिए कैलकुलेट करके। तो सबसे पहले C2H2 का ड्राइंग कर लेते हैं, मतलब फिगर बना लेते हैं। यहां पर हमने C2H2 को ड्रॉ किया। अगर इस कार्बन की बात करें, अगर यहां पे कुल सिग्मा बॉन्ड यानी सिग्मा आबंध को कैलकुलेट करें तो बच्चों आप बता सकते हो, यहां एक सिग्मा, सिग्मा और यहां सिग्मा, तो यहां पे 3 सिग्मा और 2 पाई होगा, क्योंकि हम जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रि आबंध में 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। फिर हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं C2H4। यहां पर अगर हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहां पे हम देखते हैं कि एक पाई बॉन्ड, यहां पर सिग्मा आबंध की संख्या 5 है और पाई आबंध की संख्या 1 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए कि अगर कोई सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे 1 सिग्मा, कोई डबल बॉन्ड है तो वहां पे 1 सिग्मा प्लस 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे 1 सिग्मा प्लस 2 पाई होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। अगर इसका यूज किया तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व
कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी आकृति बताइए। यहां पर आपसे आकृति के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम बेरिलियम क्लोराइड के बारे में बात कर ले। जैसा कि हम जानते हैं बेरिलियम के पास जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वह 2 है। यहां पर हमें पता है कि बेरिलियम के पास जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वह 2 है। तो यहां पर जो इसकी आकृति होगी वह कुछ इस प्रकार की होगी। यहां पर जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp संकरण है और साथ में यहां पर यह रैखिक प्रवृत्ति का होगा। इसकी जो आकृति होगी वह रैखिक होगी। आप देख सकते हो रैखिक आकृति का यह होगा। BCl3 की बात करते हैं। बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसे हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वह 3 होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन को इस तरह हम लिख देंगे। ठीक उसी तरह हम क्लोरीन को भी लिखेंगे। फिर क्या हम देखते हैं कि यहां पर BCl3 में 3 सिग्मा आबंध है, मतलब sp2। 3 सिग्मा आबंध मतलब sp2 और sp2 में इस तरह के BCl3 जहां पर तीनों सिग्मा आबंध होंगे इसे हम त्रिकोणी या समतली बोलते हैं या प्लेनर बोलते हैं। इसे हम प्लेनर बोलते हैं। तो यहां हम लिख देते हैं प्लेनर बोलते हैं इसे हम। इसका जो नाम है बच्चों यहां पे हम नाम लिख देते हैं, इसे हम त्रिसम समनाताक्ष समतल मतलब ट्रायगोनल प्लेनर बोलते हैं। ट्रायगोनल प्लेनर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। BCl3 में कोई भी एकाकी युग्म नहीं है। कोई भी एकाकी युग्म नहीं है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे SiCl4 की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि सिलिकॉन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 होता है। तो यहां पर अगर आप आकृति ड्रॉ करने जाओगे तो आपको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलेगा। यहां पर 4 सिग्मा आबंध है। इसका मतलब 4 सिग्मा आबंध का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 संकरण। इसे हम बोलते हैं चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल बोलते हैं इसे हम। AsF5 की बात कर लेते हैं। आर्सेनिक कौन से परिवार से आता है या नाइट्रोजन की फैमिली से आता है? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। अगर हम यहां पर देखें तो हमें समझ में आएगा कि यहां पर यह 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। बात करते हैं आकृति की। यहां पर सिग्मा आबंध की संख्या 5 है। तो इसका मतलब यह sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है उसकी आकृति कुछ इस प्रकार की बनाई जाती है। तो यहां पर हम इसकी आकृति को ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आकृति के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो यहां पर जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसे हम त्रिकोणीय द्विपिरामिड कहते हैं। यहां पे मैं लिख देती हूं त्रिकोणीय द्विपिरामिड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। H2S की बात करते हैं। H2S में हम जानते हैं सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन 6 है। तो वो सिर्फ 2 हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा और 2 एकाकी युग्म इसके पास रहेंगे। यहां पर अगर हम देखें तो यहां आपको मिलेगा 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 एकाकी युग्म। यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 एकाकी युग्म जिसे हम लोन पेयर बोलते हैं। तो टोटल 4 यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहां पर अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हाइब्रिडाइजेशन और आकृति
दो चीजें होती है, हाइब्रिडाइजेशन और आकृति दो चीजें होती है। तो आइए उसे समझते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो यहां पर आप देख सकते हो, अगर इसकी आकृति हम देखें तो ये मुड़ी हुई प्रतीत होगी, मुड़ी हुई प्रतीत होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, फिर आप याद करिए कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बहुत सारे केस होते हैं जहां पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है और उसके बाद वहां पर सिग्मा बॉन्ड के साथ लोन पेयर के भी केसेस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे पीछे के लेक्चर्स में आप देख सकते हो कि हमने इस पर आधारित प्रश्न किए हैं, इसके थ्योरी को सॉल्व किया है। बहुत ज़रूरी है कि आप संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन और आकृति के बारे में ध्यान रखें। PH3 की बात करते हैं। PH3 बच्चों आपके लिए होमवर्क है, आपको इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में डालना है। मैं आपको बता दूं कि फास्फोरस का जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वह 5 होता है और यहां पर एकाकी युग्म 1 आएगा। मतलब यहां पे लोन पेयर में बता दूं, यहां पर लोन पेयर 1 आएगा, सिग्मा बॉन्ड 3 आएगा। 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, उसके साथ क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा आपको वो बताना है। यहां पर sp x और dy, आपको x की वैल्यू बतानी है और y की वैल्यू बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम और बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, समझेंगे। हमारे साथ हमारे लेक्चर को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।